Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with the second chapter of Geography book of class 6. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे वो ग्लोब। देखिए, जो अर्थ है उसको हम बिल्कुल छोटे फॉर्म में चेंज कर दें, यानी अर्थ का एक मॉडल हम बना दें तो उसे हम कहेंगे ग्लोब। यानी ग्लोब अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है और ग्लोब पे सारी कंट्रीज़, सारे ओशन, सारी वाटर बॉडीज़ और लैंड फॉर्म्स उसी साइज़ में दिखाए हुए हैं जितने ये एक्चुअल साइज़ में होते हैं। यानी अगर हमें ग्लोब पे चाइना इंडिया से बड़ा दिखता है तो इसका मतलब चाइना एक्चुअल में इंडिया से बड़ा है। अगर हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये पूरा वाटर बॉडी है और लैंड फॉर्म इसके ऊपर है, तो एक्चुअल में भी अर्थ पे ऐसा ही है कि नहीं, यहाँ पे सारी वाटर बॉडी है और यहाँ पे लैंड फॉर्म है ज़्यादा। यानी कि ग्लोब का साइज़ अर्थ के साइज़ से काफ़ी छोटा है, बट जो इसमें रेशो दे रखा है कंट्रीज़ का, कोई कंट्री छोटी है, कोई कंट्री बड़ी है, कोई वाटर बॉडी छोटी है, कोई वाटर बॉडी बड़ी है, ओशन का जो साइज़ यहाँ दिखा रखा है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि अर्थ में होता है। तो इसका मतलब ग्लोब पे हर चीज़ एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई होती है जैसे अर्थ में एक्चुअल में है, बट इसका साइज़ अर्थ के साइज़ से काफ़ी छोटा होता है। तो अब देखो, एक्चुअल में होना ये चाहिए कि अर्थ ऐसे हो, बीच में एक लाइन हो और ये ऐसे मूव कर रही हो, बट ऐसा होता नहीं है। अर्थ अपने जो मेन जो ऐसी एक्सिस है उससे थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब ऐसे में है, ठीक है। इस एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व करती है और अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व करेगी, यानी वेस्ट से आते हुए ईस्ट की डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो ये होता है अर्थ का एक्चुअल साइज़। तो जो ये ऐसा होना चाहिए पर ये टिल्टेड है थोड़ी सी अपने एक्सिस पे, मतलब ये तो इसकी एक्सिस हो गई, तो ये जो टिल्टेड है उसका एंगल है 23.5 डिग्री। यानी जो मेन एक्सिस जो होना चाहिए और जिस डायरेक्शन में ये एक्चुअल में है उसके बीच का जो एंगल है वो है 23.5 डिग्री। और इसका जो सेंट्रल पॉइंट हम ये देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सिस, यानी ये है अर्थ की एक्सिस। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमें इस अर्थ पे कोई लाइन या कुछ नहीं दिखने वाली है, यानी इसमें हमें सिर्फ ये लैंड फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वाटर बॉडी नज़र आ रही है, इसके अलावा हमें कुछ दिख नहीं रहा है इस ग्लोब पे। पर आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक्सिस ऐसी, कुछ लाइंस ऐसी जो अर्थ पे हम इमेजिनरी मानते हैं, जिससे हम इस अर्थ पे किसी भी लैंड की लोकेशन, किसी कंट्री की लोकेशन, किसी आइलैंड की लोकेशन, किसी वाटर बॉडी की लोकेशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस को मान लिया है कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है इक्वेटर। अगर हम, जैसे कि ये तो इसकी एक्सिस है अर्थ की, इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें बिल्कुल मिड से इसको, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते, और इस इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी ऊपर है नॉर्थ पोल, साउथ, तो इस इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जो भी ये पार्ट है इसको हम बोलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर, यानी हिंदी में बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, और हिंदी में हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो इक्वेटर है इसको हम बोलते हैं हिंदी में विषुवतीय रेखा, ठीक है। पर एक्चुअल में ये रेखा या लाइन नहीं होती है, क्योंकि हमारी अर्थ फ्लैट तो है नहीं, ये गोल है। तो अगर ये गोल है तो इसके यहाँ से शुरू होते हुए इसके पीछे से ऐसी ये लाइन कवर करती है, तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म करती है। तो यानी इक्वेटर एक लाइन नहीं है, ये सर्कल है जो अर्थ को चारों तरफ से कवर करती है और अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स यानी मिड वे में कट करती है। ऊपर की साइड इसके नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है न। और इक्वेटर से जैसे ही हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो पूरा पार्ट है उसको हम कहेंगे नदर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। आई होप यहाँ तक आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए ये अर्थ इन्होंने दिखा रखा है और अर्थ पे कुछ लाइंस दिखा रखी हैं। ये बीच में है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और इसके ऊपर ये है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे इसका मतलब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके ऊपर 20 डिग्री जाएंगे यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ की ये लाइन आएगी। फिर इसके हम और ऊपर जाएंगे तो ये 40 डिग्री नॉर्दर्न हमें पार्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ का पार्ट दिखा रहा है, और बिल्कुल ऊपर यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल। सेम इसके नीचे हम जाएंगे तो वो साउथ वाले पार्ट्स आते जाएंगे, ठीक है। अब ये एंगल हम कैसे मेज़र करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये 20 है, ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो इसके लिए हम करते क्या है, मान लो ये अर्थ है, इसका सेंटर है और कोई प्लेस जो है इस अर्थ के इस पार्ट पे लोकेटेड है, तो ये जो इसका सेंटर है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है, आपको ये होता तो एक्चुअल में स्फेयर है, अर्थ स्फेयर है, तो अर्थ का जो सेंटर होगा यानी स्फेयर का जो सेंटर है वहाँ से एंगल को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस सर्कल से मतलब सेंटर से जिस भी प्लेस को हमें मेजर करना है वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी प्लेस कितनी डिग्री नॉर्थ या कितनी डिग्री साउथ पे लोकेटेड है, ये आसानी से पता चल जाएगा। और ये सारी लाइंस जो हैं वो इक्वेटर के पैरेलल ही होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या इसके नीचे वाली, ये सारे इक्वेटर के पैरेलल ही ये लाइंस चलती हैं। तो इसको हम कहेंगे, इन सभी लाइंस को हम कहेंगे लैटीट्यूड्स। हिंदी में हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। हमेशा याद रखना, नाम में रेखाएं आता है, लाइंस हैं, बट ये एक्चुअल में लाइंस नहीं हैं, ये सर्कल्स हैं, ठीक है। हिंदी में है अक्षांश और इंग्लिश में हम बोलेंगे लैटीट्यूड्स। और अगर हम 90 डिग्री पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब हम नॉर्थ पोल पे पहुंच गए हैं, नॉर्दर्न साइड में, और साउथ साइड में 90 डिग्री पे पहुंचते हैं इसका मतलब हम साउथ पोल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक हमें आई थिंक क्लियर हो गया है कि किसी प्लेस को हम कितने डिग्री क्यों बोलेंगे, मतलब मेजर कैसे करेंगे, इक्वेटर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या है। अब यहाँ पे कुछ हमें इम्पॉर्टेंट लाइंस बता रखी हैं जो याद करना है। मिड में इक्वेटर है, सब याद कर चुके हैं, इक्वेटर यानी कि विषुवतीय रेखा। अब इसके अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं और जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। हिंदी में इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। और अगर हम सेम 23.5 साउथ में जाएंगे तो हमें जो लाइन मिलेगी उसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, ओके। अब यहाँ पे ये लाइन की खासियत क्या है कि ये दोनों लाइन इतनी स्पेशल क्यों हैं, तो ये लाइन इतनी स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि सन इसके और इसके बीच में ही रोटेट होता है, कभी भी इसके इस डायरेक्शन में या इस लाइन के नीचे की साइड सन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता है। हमेशा सन की जो पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच में ही होती है, और इसीलिए अर्थ के इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा हीट आती है। यानी अगर अर्थ पे सबसे ज़्यादा हीटेड जोन कोई है तो वो यही वाला जोन है, यहीं पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट रिसीव होती है। तो इसीलिए इस जोन को हम नाम देते हैं टॉरिड जोन, इसको हम नाम देते हैं टॉरिड जोन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे हम टॉरिड जोन। अब इसके हम और ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री पे जो लाइन हमें मिलती है नॉर्थ डायरेक्शन में उसको हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल। सेम ऐसे ही इतने ही एंगल पे यानी 66.5 डिग्री पे साउथ डायरेक्शन में हमें जो लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। 66.5 नॉर्थ में जो लाइन है उसे हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे, और इतने ही डिग्री पे जो साउथ में लाइन है उसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक। नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में अंटार्कटिक, ये हमेशा याद रखना है। और इसके बीच का जो जोन है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जोन, इसको हम बोलेंगे, और सेम ऐसे ही
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जोन, इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मिड वाले जोन के कम यानी टॉरिड जोन के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। अब जो नॉर्थ में जोन है उसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, और साउथ में जो है उसको हम कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन। अब इसके हम थोड़ा और ऊपर बढ़े नदर साइड में, तो 66.5 के ऊपर ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल पूरा जो एरिया वो बर्फ़ की तरह जमा हुआ है, ठीक है। और सेम ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल के हम नीचे यानी साउथ की साइड में और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इस एरिया में भी पूरा जो है बर्फ़ जमी हुई है, और यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जो लाइफ होती हैं वही यहाँ पे मिलती हैं। जनरली यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन दोनों रीजंस को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, साउथ में और नॉर्थ में जो एक्सट्रीम यानी 66.5 के एंड पॉइंट्स हम कहेंगे, यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ें या साउथ की तरफ बढ़ें, दोनों को ही हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। तो हमेशा याद रखना है, मिड में है टॉरिड जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट आती है, फिर है टेम्परेट जोन जिसमें हम हीट आती है बट कम अमाउंट में आती है, उसके बाद लास्ट में है दोनों में फ्रिजिड जोन जहाँ पे लाइट का आना इम्पॉसिबल जैसा होता है। यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में लाइट का अमाउंट बहुत ही कम आता है, और वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं आता है, वो ऐसे ट्रांसफ़र होते हुए, मतलब जो हीट यहाँ पे इस बीच वाली पोजीशन में आ रही है उस यानी इस पोजीशन में जो हीट आ रही है वो ट्रांसफ़र होते हुए वहाँ जा सकती है, पर एक्चुअल में वहाँ पे हीट का अमाउंट बहुत ही कम जाता है। तो हीट वाइज बीच वाले जोन में सबसे ज़्यादा हीट, उसके बाद थोड़ी कम हीट, और बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में बहुत ही कम हीट का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जो हमें नाम याद रखने हैं जो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल विद डिग्रीज़ की कौन से डिग्री लैटीट्यूड पे हैं ये लाइंस, फिर है लास्ट में फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन एंड टॉरिड जोन। तो ये नाम हमें याद रखने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम अगर देखें तो इन्होंने यही एक्सप्लेन कर रखा है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन क्या क्या है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि सन की पोजीशन हमेशा कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इसके बीच में ही होती है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे ही रिसीव होता है अर्थ पे, उसके बाद यहाँ पे होगा, और लास्ट में यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनका नाम टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन रखा गया है। तो ये कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा लैटीट्यूड्स, बट लैटीट्यूड्स के अलावा भी कुछ लाइंस होती हैं जो हमने अर्थ पे इमेजिन की हुई हैं। लैटीट्यूड कैसी थी, जैसे ये अर्थ है तो इसके सेंट्रल पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और इसके नॉर्थ में और इसके साउथ में हमने लाइन बनाई, उसको हमने कहा लैटीट्यूड। बट अगर कोई प्लेस इस लाइन के यहाँ पे है या यहाँ पे है, और मान लो ये है 40 डिग्री नॉर्थ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे और ये कहाँ पे, क्योंकि दोनों ही प्लेस 40 डिग्री नॉर्थ पे हैं, तो इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है वो हम जान नहीं पाएंगे। तो एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए हम इस तरह की भी कुछ लाइन इमेजिन करते हैं इस अर्थ पे, और इन लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इन लाइन का हमने नाम रखा लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। हमने लैटीट्यूड को पढ़ा था अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पे भी देखो, हमेशा ये याद रखना है कि जो लैटीट्यूड्स थे वो पूरे फुल सर्कल थे, यानी यहाँ से शुरू होके फिर वापस यहीं पे आके ख़त्म हो जाते थे, फिर यहाँ पे शुरू हो रहे हैं तो पीछे से आके यहीं पे ज्वाइन हो जाते थे, यानी कि ये पूरे सर्कल फॉर्म करते थे। लॉन्गिट्यूड्स हमेशा सर्कल फॉर्म करते हैं और वो दूसरे सर्कल को कहीं पे भी कट नहीं करते हैं। बट लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है कि ये एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल पर जाते हैं और बस वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी ये एक्चुअल में लाइंस हैं, ये सर्कल नहीं हैं। और ये सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आके मिल जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें बीच में एक लाइन है जिसको नाम दिया गया है 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री के जितने भी ईस्ट डायरेक्शन में हैं उन सबको हम कहेंगे
ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करेंगे, और इसके वेस्ट में जितनी भी लाइन है उसको हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करेंगे। यानी 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट। सेम ऐसे ही यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट। तो दोनों ही साइड में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, कुल मिला के ये लास्ट में जाके इधर से भी और इधर से भी जाके ये जो 180 डिग्री है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इसे हम ना ही 180 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, ना ही इसे 180 डिग्री वेस्ट बोलेंगे, क्योंकि दोनों लाइन सेम ही होती हैं। यानी ये जो 0 डिग्री है इसको हम ईस्ट या वेस्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। तो सेम ऐसे ही 180 डिग्री पे जाके दोनों लाइंस मिल जाती हैं, तो इसको भी हम ईस्ट या वेस्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि हैं ये इमेजिनरी लाइन, पर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो लाइन जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। अब अर्थ का सेंटर कहाँ पे है ये हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। ये सेंटर इंडिया से भी जा सकता है, ये इंग्लैंड से भी जा सकता है, अमेरिका से भी जा सकता है। तो ये जो जितने भी साइंटिस्ट सारे इकट्ठे हुए थे, ये इंग्लैंड की एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने उसी लाइन को, जो लाइन उस प्लेस से जा रही थी, उसी लाइन को इन्होंने सेंटर का मिड पॉइंट मान लिया, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यानी ये जो प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड की एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से पास करती है, और उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो पास करती है पूरे अर्थ पे, उसे हमने नाम रख दिया प्राइम मेरिडियन, और उसको इस अर्थ का सेंटर पॉइंट मान लिया लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। और इसके वेस्टर्न साइड में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और उसके ईस्टर्न साइड में पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर रख दिया इन्होंने नाम, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि इसके हम इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब मान लो हमें किसी प्लेस की लोकेशन, मान लो हमने कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लेस कहाँ पे है और हमें कहाँ जाना है? तो हम देखेंगे ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसके ऊपर है, यानी कि देखो ये कौन सी लाइन है, 40 डिग्री। यानी इस प्लेस की जो लोकेशन है वो लैटीट्यूड इसका है 40 डिग्री नॉर्थ। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो फर्स्ट वाला लॉन्गिट्यूड है इसको हम मान लेते हैं, मान लो ये 0 डिग्री है, ये हमने मान लिया 15, ये 20 और सॉरी ये 15, ये 30 और ये 45, यानी ये हमने मान लिया 45 डिग्री ईस्ट। यानी अब इस प्लेस के जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स हैं, तो लैटीट्यूड है 40 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री ईस्ट। तो अब इस प्लेस पे हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस है और पूरे ग्लोब पे यानी पूरे अर्थ पे कहाँ प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही अगर मान लो कोई पॉइंट है, कोई प्लेस है यहाँ पे, तो अब इसके लैटीट्यूड्स क्या होंगे? तो लैटीट्यूड है 60 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो हम लॉन्गिट्यूड में जैसे ये 0 है, ये 15 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं, ये 45 है और ये 60 है, तो अगेन इसके 60 डिग्री वेस्ट। तो ये हो जाएगा इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड। और इस तरीके से हम अर्थ पे किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम मानते हैं कि अगर यहाँ पे इंग्लैंड है और आपको मैप थोड़ा बहुत याद है, तो इंडिया कहाँ पे है? इंग्लैंड के ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में है? तो इंडिया इसके इधर की साइड में, यानी यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और सेम ऐसे अगर यूएसए है तो वो इंग्लैंड के और ज़्यादा वेस्ट साइड में है, यानी वो यहाँ पे कहीं यूएसए प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से किसी भी प्लेस को हम अर्थ पे या ग्लोब पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से। अब ये प्राइम मेरिडियन हमेशा याद रखना, क्योंकि इसके थ्रू हम आगे कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इस डायग्राम में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि सेम वैसे ही जैसे हमने भी पढ़ा कि किसी प्लेस की लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस डायग्राम में हमें समझना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी प्लेस को। एक्चुअली उन्होंने टाइम बताया, तो चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं कि हम टाइम कैसे पहचानेंगे। जैसे ये मान लो ये प्लेस है 0 डिग्री। अब इसके अगर हम ऐसे घूमते हुए पूरा एक राउंड लगाना चाहें अर्थ के, तो इसमें हम 24 आवर्स का टाइम लगता है। यानी अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट होने में
पूरी तरह से रोटेट होने में, एक राउंड लगाने में 24 आवर लगता है। और यहाँ पे हमने देखे, यहाँ से हम इधर जाएं तो 180 डिग्री आता है, फिर यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री आता है, यानी टोटल यहाँ पे 360 डिग्रीज़ हैं। तो अगर हम 24 को मिनट में चेंज करें तो आ जाएंगे 24 इंटू 60। अब इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं तो 6 6 जा यानी 6 4 जा यानी 4 मिनट्स। अगर हम 1 डिग्री अर्थ पे मूव करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, तो दोनों ही केस में हम 4 मिनट का टाइम हमें लगेगा मूव करने में। यानी अर्थ अगर मूव करती है अपने एक्सिस से 1 डिग्री, चाहे ईस्ट में या वेस्ट में, दोनों ही केसेस में उसे टाइम लगेगा 4 मिनट्स का। तो सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें किसी भी प्लेस पे अगर हम जा रहे हैं या किसी प्लेस पे हम हैं तो वहाँ पे कितना टाइम होगा। हमेशा हम ये ग्रीनविच जो है या प्राइम मेरिडियन जो है, इसको हम लेते हैं 0 डिग्री है, इसका मतलब हम यहाँ पे टाइम मानेंगे फ़िलहाल 12 o'clock हो रहे हैं, मान लो रात के हो रहे हैं 12 o'clock। अब हमें जाना है इसके इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे अगला दिन हो चुका है। अगर मान लो आज डेट है इंग्लैंड में, मान लो डेट है आज 1 जनवरी 2020। इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस प्लेस पे हम डेट मान लेते हैं 1 जैन 2021 और टाइम मान लेते हैं रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब इस इंग्लैंड से हम मूव करते हैं आगे की साइड और हम आते हैं यहाँ पे, मान लो 30 डिग्री ईस्ट आ गए हैं। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। तो 30 डिग्री मूव करने में कितना लगेगा? 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स में आवर कितने होते हैं? तो 2 आवर्स होते हैं, यानी हम 2 आवर्स ईस्ट डायरेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। 2 आवर्स ईस्ट डायरेक्शन में आए हैं, इसका मतलब कि यहाँ या तो 12 में से हम 2 माइनस करेंगे यानी कि 10, या तो 10 हो रहे होंगे, या फिर 12 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 2 बज रहे होंगे, या तो 2 बज रहे होंगे या तो 10 बज रहे होंगे। सेम ऐसे ही अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शन में आएँ तो अगेन 30 डिग्री हम यहाँ आते हैं तो अगेन हमें 2 आवर्स ही लगेगा। तो दोनों ही केसेस में हमें 2 आवर्स लग रहे हैं, हम चाहे यहाँ पहुँचे या यहाँ पहुँचे। तो इन दोनों में से एक जगह पे 10 बज रहे होंगे और दूसरी जगह पे 2 बज रहे होंगे, ठीक है। तो वो सारे प्लेसेस जो इस लाइन के ईस्टर्न डायरेक्शन में हैं वहाँ पे टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। यानी इस वाली लाइन पे 2 बज रहे होंगे और इसके अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ेंगे इसका मतलब यहाँ पे टाइम कम हो रहा होता है, तो यानी यहाँ पे 10 बज रहे होंगे रात के, ठीक है। अगर हम डेट की बात करें तो अगर यहाँ पे 1 जनवरी है और रात के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब इसके इधर 2 जनवरी है और इसके इधर अभी 1 जनवरी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको समझना ध्यान से पड़ेगा कि इस लाइन के बिल्कुल इधर ये अगला दिन है और ये नॉर्मल वो दिन शुरू हो रहा है। अगर 1 जनवरी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लैंड में 1 जनवरी जस्ट शुरू हुई है, इसका मतलब यहाँ पे 1 जनवरी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे 2 जनवरी है और इस पार्ट में 1 जनवरी की अब शुरुआत होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई प्लेस है यहाँ पे जो कि है 60 डिग्री पे, ये इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पूरे लाइन पे यानी पूरे लैटीट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे सेम टाइम हो रहा होगा। और कितना हो रहा होगा? अगर 1 डिग्री मूव करेंगे यानी कि 4 मिनट आगे आए हैं और यहाँ हम 60 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 60 इंटू में 4 यानी कि 240 मिनट्स, और इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आवर्स यानी 4 घंटे हम इस डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे 12 o'clock का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहे होंगे, 4 o'clock। यानी इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में सुबह के 4 बज रहे होंगे, ठीक है। अब इसको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे होंगे, उसकी हेल्प से आप लोग टाइम आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। यहाँ पे भी देखो बता रखा है कि यहाँ पे मिड वाला पॉइंट कहाँ पे? ग्रीनविच। तो ये है मिड वाला पॉइंट, देखो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बीच से जाता है तो इसको हम मानते हैं ग्रीनविच
टाइम, ठीक है। अब इसके हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम देखो सारे टाइम प्लस में दे रखे हैं, +2 +3 +5 +8, ठीक है। अब इंडिया का टाइम देखो +5.5 यानी 5.5 घंटे, इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अगले दिन की सुबह 5:30 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो दोपहर के 2 बज रहे हैं तो यानी यहाँ पे उसी दिन के 7:30 बज रहे होंगे, ठीक है। और अगर हम इसके इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखो माइनस में दिखा रखे हैं सारे टाइम, -1 -3 -3.5 -4। इसका मतलब यहाँ पे अभी वो दिन शुरू नहीं हुआ है जो यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो इस प्लेस पे -3 हमें करना पड़ेगा, यानी 12 में से 3 माइनस करेंगे यानी 9 o'clock हो रहे हैं पिछले दिन के, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 जनवरी है तो यहाँ पे 31 दिसंबर के हो रहे होंगे, यहाँ पे 5 जनवरी है तो यहाँ पे 4 जनवरी का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न डायरेक्शन में एक दिन एक्स्ट्रा हो चुका होता है और इसके इस डायरेक्शन में यानी कि वेस्टर्न डायरेक्शन में अभी एक दिन कम, मतलब सेम वही डे शुरू हो रहा है या होने वाला है जो यहाँ पे है, ठीक है। और टाइम कितना है, अब इंडिया का टाइम 5.5 क्यों है, इतना ही आगे क्यों है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पे है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी अगर हम यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया 68 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन से शुरू हो रहा है और 97 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन पे ख़त्म हो रहा है। और हमने देखा है अगर हम ईस्ट या वेस्ट की साइड बने तो टाइम चेंज होता है और हर एक डिग्री पे 4 डिग्री हर एक डिग्री पे 4 मिनट्स का चेंज आता है। तो अब इंडिया में हम यहाँ का टाइम माने, यहाँ का टाइम माने, यहाँ का टाइम माने, या इसके बीच में तो ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स होंगे, तो हम कहाँ का टाइम कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम हर एक डिग्री पे टाइम का वेरिएशन करने लग जाएंगे तो किसी भी कंट्री को चलाने में यानी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हर एक कंट्री में ऐसा होता है कि उस कंट्री के बिल्कुल मिड से जो लाइन जाती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और वो देखते हैं कि वो कितने डिग्री है। तो इंडिया का जो मिड पॉइंट है वो ये है, यूपी से क्रॉस करता है और इसका लैटीट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्टर्न। अब देखो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि इंग्लैंड के टाइम से यहाँ पे कुछ टाइम एक्स्ट्रा हो रहा होगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा टाइम एक्स्ट्रा है और वेस्ट में कम है, तो टाइम एक्स्ट्रा हो रहा होगा। अब कितना एक्स्ट्रा हो रहा होगा, 1 डिग्री पे हमने देखा 4 मिनट का चेंज आता है। तो सेम ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं 15 डिग्री तो 15 इंटू में 4 यानी कि 60 मिनट का चेंज आएगा। यानी अगर हम 15 डिग्री मूव कर चुके हैं किसी भी डायरेक्शन में तो 1 आवर हम आगे मूव कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, 15 इंटू में 4 अगर हम करते हैं या 15 इंटू 5 करते हैं तो 15 इंटू 5 आ जाता है 75 डिग्री। यानी अगर हम 5 घंटे इंग्लैंड से आगे जाएं तो हम 75 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास इंडिया पहुंचने के लिए और कितना, यानी इस लाइन पे पहुंचने के लिए और कितने डिग्रीज हमें और मूव करना है, तो 75 हम पहुंच चुके हैं, हमें 82.5 पे पहुंचना है, यानी कि 7.5 डिग्री हमें और मूव करना है, और जो कि 15 का एग्जैक्ट हाफ, यानी हमें आधा घंटा और चलना है, यानी 30 मिनट हम और चलेंगे। तो यानी 15.5 आवर्स अगर हम इंग्लैंड से आगे ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं तो हम इंडिया के उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो इंडिया का रेफरेंस पॉइंट माना जाता है टाइम निकालने के बेसिस पे, ठीक है। इसीलिए इंडिया का जो टाइम है वो इंग्लैंड के टाइम से +5.5 आवर्स एक्स्ट्रा होता है। समझ में आया। यानी अगर इंग्लैंड में इस वक्त मान लो टाइम हो रहा है, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पर का टाइम है 7 o'clock इवनिंग का। अगर हमें इंग्लैंड का टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5.5 माइनस कर देंगे, यानी फ़िलहाल इस समय इंग्लैंड में 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है। सेम ऐसे अभी से 2 घंटे बाद यहाँ पे 9 बज जाएंगे शाम के, और वहाँ पे इसमें हम माइनस करेंगे 5.5, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3
एंड हाफ हो जाएगा, यानी वहाँ पे शाम होने वाली होगी। जब यहाँ पे रात होने वाली होगी तब इंग्लैंड में शाम होने वाली होगी। तो ये तरीका है टाइम देखने का और डेट फाइंड आउट करने का, कि डेट कैसे निकाला जाए किसी प्लेस का और टाइम कैसे देखा जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, कि क्या किसी कंट्री में हमेशा एक ही टाइम होता है? तो जो कंट्रीज़ छोटी हैं, जिनका साइज़ छोटा है, यानी जिनका ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटा है, वहाँ तो ये टाइम एक ही होता है पूरी कंट्री में। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनका इस डायरेक्शन में जो फैलाव है, यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि रशिया का एग्जाम्पल लें, तो रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री और ऐसे में फैली हुई है। तो उस कंट्री में एक ही अगर टाइम जोन रखेंगे, यानी एक ही टाइम पूरे कंट्री में अप्लाई करेंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि अगर मान लो उन्होंने बोला कि हमें 9 बजे ऑफिस आना है, तो 9 बजे हो सकता है यहाँ पे दोपहर हो रही हो, यहाँ पे शाम होने वाली हो और यहाँ पे मॉर्निंग ही हो रही हो अभी, ठीक है। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम जोन चलाने से प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं पूरी कंट्री को, और एक रीजन का एक टाइम जोन रख दिया, दूसरे रीजन का दूसरा टाइम जोन रख दिया, तीसरे का अलग रख दिया। तो ऐसे ही रशिया में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 या 12 टाइम जोन है वहाँ पे। तो ऐसे ही वो कंट्रीज़ जिनका जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डायरेक्शन में फैलाव कम है, उनका एक ही टाइम जोन होता है। लेकिन जिनका ये फैलाव, ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, उनमें एक से ज़्यादा टाइम जोन होते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। से जो हम टाइम निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम इसका नाम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।